Hello student, this is Chaya Yadav and this is my fourth video lecture on history paper 4. टॉपिक है लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया। ध्यान रखिएगा, एंशिएंट इंडिया जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये ध्यान जरूर रखना होता है हमें कि ये टॉपिक किस एरा से रिलेटेड है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो और हमारे सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न। तो जब आप ये जानते हो कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो किस एरा का है तो हमसे कुछ मिस्टेक्स, जो बेसिक मिस्टेक्स हैं, वो होने से बच जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पर्पस ऑफ फ्रेमिंग लॉ इन द मॉडर्न सेंस डज नॉट अपेयर टू हैव एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। कि एंशिएंट इंडिया में जो लॉ मेकिंग या लॉ जो फ्रेमिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो एंशिएंट लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। कब तक? टिल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा के स्टार्टिंग तक एंशिएंट लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। अब अगर एंशिएंट लिटरेचर की बात करें, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सोर्स हमारे पास ये लिटरेचर ही है, जिसमें प्राइमरी जो सोर्स है वो वेदास ही है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक सोर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप ध्यान करिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया, तो उसमें हमने वेदास जिसे श्रुति कहते हैं, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र जिसे स्मृति कहते हैं, और थर्ड सोर्स हमारा था अर्थशास्त्र। तो ये तीनों जो सोर्स हैं हमारे, उनमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस है या लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे था और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी सोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेद को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। वेदास मीन्स श्रुति। वेदास कॉन्स्टिट्यूटेड द मेन लेग ऑफ लॉ। वेद को क्या कहा गया है? मेन लेग ऑफ लॉ कहा गया है। दे वर द पैरामाउंट अथॉरिटी। मैं इसको अभी समझा रही हूँ। वेदास एज दे आर ऑफ सुपर नेचुरल ओरिजिन। ये जो वर्ड वेदास के लिए यूज़ किए गए हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि वेदास में जो वर्ड्स हैं या जो चीज़ें लिखी हैं वो कंसीडर की जाती हैं एज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो उसमें गॉड के वर्ड्स हैं, गॉड ने बोला और ऋषियों ने सुना और उसको लिखा है। तो उसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो गॉड के हैं। आप कह सकते हो कि उसकी ओरिजिन जो है वो डिवाइन है, और इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सुपर नेचुरल ओरिजिन की बात की गई है वेद के लिए। तो आपने वेद की इंपॉर्टेंस देख ली कि वेद की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मेन लेग ऑफ लॉ है। दूसरी चीज़ कि ये पैरामाउंट अथॉरिटी कंसीडर किया गया है। दूसरी चीज़ वेदास एज दे आर ऑफ सुपर नेचुरल ओरिजिन। तो जब आपने वेद की इंपॉर्टेंस देख ली, उसके बाद देखिए कि जो वेद है उसके क्या क्या और पॉइंट्स हैं। वेद इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन द वेदास वर डिफ़िकल्ट इन लीगल मैटर्स। आपको ये जानना है कि जो वेद है वो लीगल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? कि ये जब लिखा जा रहा था, जो इसका पर्पज़ है, ये किस पर्पज़ से यूज़फुल है, ये उस टाइम की सोसाइटी के बारे में मुझे बताता है, और जो सोसाइटी बहुत ही स्मॉल एंड ट्राइबल कैरेक्टर की थी उसके बारे में वेद हमें बताता है। और उस टाइम पे जो ट्राइबल हमारी सोसाइटी है और जो छोटी सी हमारी सोसाइटी है उसमें जो कस्टम उस टाइम पे चल रहे हैं, इसीलिए जैसे जब मैं वेद पढ़ाई थी आपको तो उसमें हमने दो तरह के लॉ बताए, एक डिवाइन लॉ और एक कस्टमरी लॉ। तो ये जो कस्टमरी लॉ है वो इन जो सोसाइटी है उस टाइम पे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है ये वेद देता है। दूसरी चीज़, अब हम लोगों ने ये वेद देख लिया। अब वेद का जो टाइम पीरियड है, आपने वेद की इंपॉर्टेंस देख ली। अब देखिए कि सोसाइटी या जो हमारा समाज है वो रुका नहीं होता है, उसमें हमेशा डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, और जब डेवलपमेंट होते हैं तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो अब जब वैदिक टाइम पीरियड और
हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट जो अब हम लोग का एरा शुरू हो रहा है वो स्मृति एरा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोसाइटी जो चेंज हो रही है और जो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं सोसाइटी में, उसमें वैदिक रेगुलेशन में जो है वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व नहीं हो पा रही है। जो हमारे वेदास में जो कस्टमरी लॉ दिए हुए हैं उससे वो करेंट जो प्रैक्टिसेस या कस्टम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या उनको खोज पाना मुश्किल है। अब जब मुश्किल है, इधर वैदिक एरा और दूसरा जो है वो स्मृति एरा जो है वो शुरू हो रहा है, तो जो बीच में एक गैप है उस गैप को फिल करने के लिए कौन आ रहा है? ये स्मृति कोड्स आ रहे हैं। स्मृति कोड क्या है? धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि स्मृति के दो पार्ट है, एक धर्मसूत्र जो अर्ली स्मृति है और जो लेटर स्मृति है वो धर्मशास्त्र है। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा, पहले धर्मसूत्र लिखे गए फिर धर्मशास्त्र लिखे गए। तो यहाँ पर जो गैप को फिल करने के लिए स्मृति कोर्स आए जो ह्यूमन कंडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए और इस गैप को फिल करते हैं। और इसके साथ एक चीज़ ये है कि जो स्मृति एरा को गोल्डन एज कहा गया है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान, एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब अभी तक जो वेदास को आप देख रहे थे कि वो डिफ़िकल्ट है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है हम लोगों को यहाँ स्मृति में सॉल्व होगा। यहाँ स्मृति ने जो चेंजेस हैं सोसाइटी के उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है स्मृतिज़ लिखी जाएंगी, चाहे वो सेकुलर हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, दोनों एस्पेक्ट से जो है वो लाइफ के स्मृतिज़ लिखी जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो स्मृति है उसमें क्या कहा गया है? स्मृति ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो वेदास डिवाइन ओरिजिन है। और अब देखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस वी आर मीट विथ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस ऑफ लॉज। इसकी जो बातें हैं यहाँ पर इसको समझना है, इस लाइन को, ये अंडरलाइन है देखिए, कि जो हम जूरिस्प्रूडेंस से मिलते हैं या समझते हैं या जानते हैं, जिस जूरिस्प्रूडेंस को इंडिया में सबसे पहले जिसकी ओरिजिन हुई, वो फर्स्ट टाइम वो क्या है? वो ह्यूमन सोर्स है और ह्यूमन ऑथर्स हैं एज अपोज टू डिवाइन ऑथरशिप। जब पहली बार जिस जूरिस्प्रूडेंस को हमने जाना वो क्या है? फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन ऑथर्स एज अपोज द डिवाइन ऑथरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब आप स्मृति के लिए जब जानते हो कि स्मृति एरा जब शुरू हुआ तो उस टाइम पे क्या चेंजेस आए थे। ये चेंजेस आए कि अब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है स्मृतिज़ लिखी जाएंगी और जो गैप है उसको फिल किया जाएगा। जो एक एरा का गैप है और जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो ये इसीलिए इसको कहा गया है कि ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ पे जिस जूरिस्प्रूडेंस से हम लोग सबसे पहले बार वाकिफ़ हुए, वो फर्स्ट टाइम वो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो किस फॉर्म में है? फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन ऑथर्स एज अपोज द डिवाइन ऑथरशिप। आप ह्यूमन ऑथर्स आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन है, क्योंकि जब आप नारद कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य किस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से जो ऑथर हैं वो भी आपको पता है कि उन्होंने कब ये लिखा और सारी चीज़ें। तो इसकी जो ओरिजिन है वो ह्यूमन के थ्रू हुई है। तो ये धर्मसूत्र था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कौटिल्य को देखेंगे। जो कौटिल्य है उसने सबसे पहले स्टैच्यूटरी लॉ के बारे में हम लोगों को बताया था, इसीलिए इसको कंसीडर किया गया है फर्स्ट थिंकर जिसने हमें स्टैच्यूटरी लॉ के बारे में डिफाइन किया है। स्टैच्यूटरी लॉ क्या है? एक वैधानिक लॉ, आप कह सकते हैं एक लीगल लॉ के बारे में जो सबसे पहले हम लोगों को बताया वो कौटिल्य है। अकॉर्डिंग टू हिम रॉयल ऑर्डर सुपरसीड्स ऑल अदर सोर्सेज ऑफ लॉ इंक्लूडिंग धर्मा। यहाँ पे इसके नीचे जो लाइन है वो देखिए कि यहाँ पर ये बोलता है कौटिल्य कि जो रॉयल ऑर्डर हैं
वो सबको लेके चलता है, यहाँ तक कि धर्मा को भी। वो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है, जो उसका ऑर्डर है वो आता है, या जो उसको जो लॉज बनाना है वो बनाता है। एक चीज़ और है इसके साथ कि यहाँ पर इसने कौटिल्य ने एक एग्जाम्पल दिया था अशोक के रॉक एडिक्ट का, जिसमें ये क्लियर एक प्रूफ है, जिसमें किंग जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसका? अपनी पब्लिक का। और कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल, इकोनॉमिकली, यहाँ की रिलीजियस, हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड उसने सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला और अपनी पब्लिक का खुद ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उन पे लॉ बनाने के लिए उसने जो है वो उस पर लॉ बनाया उसने। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो अशोक के रॉक एडिक्ट से हम लोग को पता चलता है कि उसने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जनता की कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और सोशली हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिकली हो, हर तरीके की प्रॉब्लम के लिए वो लॉ बनाएगा और उसकी प्रॉब्लम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रॉक एडिक्ट से पता चलती हैं। उसके साथ ही एक चीज़ और पता चलती है कि ये सोशल या इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉज बनाने के लिए इसने कुछ कॉरपोरेशन बनाए थे, जिसका नाम यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, श्रेणी, निगम, गणा। ये सब एग्जाम्स में भी पूछता है कि जो श्रेणी है, निगम है, ये किससे रिलेटेड वर्ड्स हैं? मर्चेंट से हैं, ट्रेडर से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर MCQ एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये पूछता है कि श्रेणी या निगम या गणा, ये वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये मर्चेंट्स या ट्रेडर से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ कि जो आप डिसेंट्रलाइजेशन देखते हो, जो पावर को दिया जाता है, या आप देख रहे हो एक कॉरपोरेशन की जो लॉ बनाएगा, तो ये जो श्रेणी धर्मा है ये जो है वो लॉ बनाता था जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके लिए। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हम लोग को, एक कॉरपोरेशन की एक इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है जो लॉज बनाता है। ठीक है, तो और लॉ किसके लिए? एक पर्टिकुलर एक टीम के लिए, जो किससे रिलेटेड है? मर्चेंट से रिलेटेड है। ये जो श्रेणी है उसी को गिल्ड कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था जिसमें आपने कौटिल्य के बारे में देखा। अब जब आपने वेद देख लिया, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र देख लिया, उसके बाद आपने कौटिल्य को देख लिया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें हम लोग को दिखती हैं कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो पास होता है किससे? 3 मेन फेसेस से। कौन कौन से हैं? डिवाइन ऑथरशिप। डिवाइन ऑथरशिप क्या है? वेद है। दूसरा, टू ह्यूमन ऑथरशिप। ह्यूमन ऑथरशिप क्या है? जो आपने स्मृति देखा, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। और फाइनली टू द किंग। और फाइनली किसके पास होता है? किंग के पास होता है, जो आपने कौटिल्य के उसमें पॉइंट्स में देखा था। तो इस तरीके से 3 मेन आपने फेसेस देखे कि जो लॉ मेकिंग, लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस है वो 3 मेन फेसेस से होके गुजरता है। एक डिवाइन ऑथरशिप से, एक ह्यूमन ऑथरशिप से, और एक फाइनली जो है किंग के ऑथरशिप, किंग से। तो यहाँ पर 3 मेन चीज़ें हैं। और एक चीज़ और क्लियर रहिए कि कौटिल्य जिस किंग की बात करता है वो किंग किस तरीके का, उसने सेल्फ खुद ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी पब्लिक की, हर तरीके के लॉज को बनाने के लिए, कॉरपोरेशन बनाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाती हैं कि अब किंग जो है वो लॉ बनाएगा, लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा। अभी तक हम लोग टेक्स्ट में देख रहे थे, वेदास में देखे जिसमें डिवाइन ऑथरशिप की बात थी, फिर ह्यूमन ऑथरशिप की बात थी, और फाइनली हमने किंग को देखा कि वो लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा। जो हमारा टॉपिक है उसका मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने अंडरलाइन करके बोल्ड कर दिया है, ताकि आप उसको मेरे लेक्चर के साथ सुन सकें और देख भी सकें। दूसरी चीज़ कि जब आपने देख लिया कि 3 फेसेस से लॉ गुजर रहे हैं, जो लॉ मेकिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस है, तो एक टाइम, जब बहुत एक लॉन्ग टाइम जो पास होता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी चीज़ें डेवलप होती हैं। भाई प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं और हमारी सोच भी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी, डिवाइन देखा, ह्यूमन कंडक्ट देखा, और फिर किंग को देखा, उसके बाद हमारी जो सोच है वो बहुत डेवलप हो गई। और उसके साथ क्या हुआ, हमने मॉरल एंड पॉजिटिव लॉ में डिफरेंस समझ लिया कि पॉजिटिव लॉ में क्या डिफरेंस है और मॉरल लॉ में क्या डिफरेंस है, या सारे डिफरेंसेस हमारे सामने क्लियर हो गए।
और अब हम जो है वो ये कर सकते हैं कि जैसे आपने वर्ना सिस्टम देखा है, वर्ना सिस्टम क्या है, एक आप कह सकते हो कि कस्टम ही है वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में कि हम उसको फॉलो करें कि नहीं फॉलो करें, ये सारे जो डिसीजंस हैं, जैसे वर्ना में से रिलेटेड जो लॉ है कि ये इस तरीके के लॉ को वो रोक सकता है, इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें हमारी जो अब समझ जो है वो डेवलप हो गई है। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ अ मॉरल चॉइस, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अब हम ये चीज़ समझ गए कि जो उसको जो है वो परमिशन भी दे सकता है इंडिविजुअल फ्रीडम को, और या आप कह सकते हो मॉरल चॉइस को, कि हम दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं जो हमको लगता है, तो उसको रोक भी सकता है और उसको दे भी सकता है। तो इस तरीके की लॉ की बात, अब हमारी सोच की बात हो रही है कि अब हम पॉजिटिव लॉ या मॉरल लॉ की बात करते हैं, या हम फ्रीडम की बात करते हैं, या हमारी चॉइस कैसी है, फ्रीडम की है या मॉरल चॉइस है। तो इस तरीके की बातें जो हैं, अब हमारी जो सोच लॉ को लेके बहुत डेवलप हो गई है। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखेंगे कि जो वैदिक टाइम पीरियड चल रहा है, वैदिक टाइम पीरियड पे क्या है, एक एक चीज़। जैसे हम जब वैदिक टाइम पीरियड को देखते हैं तो वहाँ हमने ऋषियों को देखा कि जो वैदिक टाइम पीरियड है वहाँ पे ऋषि जो हैं वो लॉ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उपनिषद टाइम पीरियड पे आते हैं तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जो ऋषि हैं वो लॉ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम के जो ऋषि हैं उनको ट्रुथ से रिलेट किया था कि वो ट्रुथ से रिलेटेड है, इसलिए हम उनकी भी बात को जो है वो कंसीडर करते थे। वो उस टाइम पे ऋषि ही लॉ को इंटरप्रिटेट करते थे। फिर ऐसे ही जब हम और आगे बढ़ते हैं, धर्मसूत्र के बारे में आते हैं कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए जो बौद्धायन है उसने क्या बोला। बौद्धायन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्मृतिकार हैं, और धर्मसूत्र लिखा है इन्होंने, बौद्धायन। तो इन्होंने बताया कि कौन लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकता है, जो किससे, जो जेलिसी से फ्री हो, जो सोच से फ्री हो, और उसके अंदर मॉरलिटी हो, और वो नॉलेजबल हो, लॉ की नॉलेज हो। ऐसा एक पर्सन जो लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकता है बौद्धायन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हम वैदिक टाइम पीरियड पे देखते हैं तो वहाँ पर वैदिक टाइम पीरियड पे सभा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया ही गया था किंग की हेल्प के लिए। और किंग की हेल्प के लिए उसमें कैसे पर्सन जो है वो बैठते थे, जो जिनको नॉलेज होती थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे, और वो किंग को जो है किंग की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो ऐसी एक हम लोग को वैदिक टाइम पे सभा एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जो लॉ को इंटरप्रिटेट करती है या लॉ को बनाती है। लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस के लिए एक इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे सभा देखा, एक श्रेणी देखा था जिसमें श्रेणी धर्मा हेड था। ऐसे धर्मसूत्र देखिए, धर्मसूत्र के बारे में जो कहा गया है कि यहाँ पर धर्मसूत्र जो है, जो चेंजेस हमारी कम्युनिटी और जो सोसाइटी में हम लॉज को लेके या कस्टम को लेके जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्र हैं उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है याज्ञवल्क्य की स्मृति, क्योंकि जो हमारी सोच डेवलप हो रही है या जो समय चेंज हो रहा है हमारी कम्युनिटी और हमारे जो हमारी सोशल कंडीशन है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने याज्ञवल्क्य स्मृति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि ये शूद्रास के लिए जो है हार्श नहीं है, जैसे मनु बहुत लिबरल है शूद्रास के लिए, वुमेन के लिए। तो एक जो सोच हम लोगों की जो डेवलप हो रही है लॉ को लेके, जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो चीज़ें हैं हम लोग की मॉरल या पॉजिटिव लॉ या जो फ्रीडम से रिलेटेड जो लॉज हैं, उसमें हम लोग अब डिफरेंस करना जो है वो सीख गए, और हमारी समझ जो है वो आ गई है कि हम कैसे जो है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य की स्मृति है, उसमें यहाँ पर बहुत ही क्लियर, बहुत सिस्टमैटिक और बहुत ब्रीफ में बताया गया है कि किस तरीके से जो है हम लोग अपनी सोसाइटी में और एक लॉज को जो है वो अपने सोसाइटी और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ को बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे धर्मशास्त्र में ब्राह्मण से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं कि ये इन्होंने
जो है वो ये कंसिस्ट किया था कि जो ब्राह्मण है वो एक कमीशन बनाएंगे, और उस कमीशन को क्यों बनाना है, क्योंकि वो किंग को वो जो लोगों की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वो किंग को वो सलाह दे पाएँ और किंग को असिस्ट कर पाएँ। तो ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट्स ब्राह्मण के लिए बताए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो बताएगा कि वेद में लॉज हैं, कितने हैं, और किस पॉइंट पे लॉ हैं, किस पॉइंट पे लॉ नहीं है, इसलिए इन्होंने बताया। और इसीलिए एक यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर रखा है मैंने, एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 3, 5 या 10 मेंबर्स होने थे, और जो लॉ के बारे में जो है वो इंटरप्रिटेट करेगा, लॉ को वो बताएगा। और यहाँ पर जज के लिए इसी पॉइंट में यहाँ पर जो धर्मशास्त्र है उसी में एक ब्राह्मण से रिलेटेड कमीशन की बात की गई है कि वो किंग को असिस्ट करेगा और उसको बताएगा कि लॉ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें। और एक यहाँ पे जज के लिए जो है जिसको सभ्य कहा गया है, तो यहाँ पर जज के लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि जज की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। सबसे पहले कि उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको जो है और दूसरी चीज़ हाई लर्निंग होनी चाहिए, और वो डिवोटेड होना चाहिए अपने वर्क को लेकर, ठीक है। वो कैपेबल होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से जो है वो किंग को जो है वो राइट पाथ दिखा पाए, जस्टिस का उसकी हेल्प कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेद से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जज जो है वो जज की क्वालिफ़िकेशन बताता है कि वो अपनी किसी के अंडर में या किसी के प्रेशर में आके जजमेंट नहीं देना है उसको, वो इतना स्ट्रांग हो, इतना कैपेबल हो कि वो अपनी बात को रख पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जज की क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन की बात की गई है कि जो किंग है उसको राइट पाथ जो है वो बताना कि किस तरीके से उसको असिस्ट करना है। जो एक तो कमीशन है वो बताएगा, हेल्प करेगा, जज को अपॉइंट किया है वो हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब किंग जो है वो लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा, लॉ को वो बताएगा, क्योंकि वो फाउंटेन हेड है जस्टिस का। ये उसके लिए एक लाइन कही गई है कि किंग जो है वो फाउंटेन हेड है जस्टिस का। तो आपने यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं हम इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। हमने बताया कि सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में वेद, श्रुति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, स्मृति, और उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन तीनों टेक्स्ट को देखने के बाद कि किस तरीके से एक डेवलपमेंट होता है लॉ का, और एक टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को कौन कौन से स्मृतिज या टेक्स्ट हैं जो फिल करते हैं उस गैप को। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 3 मेन फेसेस हैं लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस के सॉरी, और किस तरीके से लॉ जो किंग जो है वो ये लेता है सारी जिम्मेदारी कि वो श्रेणी और निगम गणा ये किस तरीके से कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं लॉ को होल्ड करने के लिए, कि लॉ को किस तरीके से ये बताएंगे। और यहाँ पे 3 फेसेस बताए गए हैं, एक डिवाइन ऑथरशिप, ह्यूमन ऑथरशिप, और यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद फाइनली किंग के पास आता है, क्योंकि द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस किंग है। और उसके बाद जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि किस तरीके से एक टाइम जब चेंज होता है तो हम लोगों को नॉलेज हो जाती है, एक डिफरेंस हम लोग समझ पाते हैं बिटवीन मॉरल एंड पॉजिटिव लॉ के बारे में। वरना जो सिस्टम है उसके बारे में उसको उस लॉ को या उस रूल को हम फॉलो करें कि ना करें, ऐसी हमारे अंदर समझ आ जाती है। ये लॉ उसको रोक भी सकता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। फिर हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम और मॉरल चॉइस की बात देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉ है वो देख सकते हैं। ऐसे ही जब हम आते हैं वैदिक टाइम पीरियड पे, सारे प्रोसेस हमने देख लिया कि अब वैदिक टाइम पे लॉ का इंटरप्रिटेशन कौन करता है, तो जो ऋषि हैं वो करते हैं। उपनिषद टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि उपनिषद टाइम पीरियड पे ऋषि ही जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का।
और नेक्स्ट जो आता है कि बौधायन ने किसको कहा है कि वो इंटरप्रिटेट कर सकता है, क्योंकि जो मॉरल होगा और जो है जिसको लॉ की नॉलेज होगी, ठीक है, उसके अंदर प्राउड नहीं होगा, जेलसी नहीं होगी किसी से, ऐसा पर्सन जो होगा वो इंटेलेक्चुअल पर्सन, वही जो है लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकता है। फिर धर्मशास्त्र हम लोग देखते हैं कि धर्मशास्त्र कैसी बात करता है। तो धर्मशास्त्र जो है वो ब्राह्मण की बात करता है कि एक ऐसे ब्राह्मण की जो है वो बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए जो लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाए और किंग को भी असिस्ट करे, जो प्रॉब्लम है उसको बताए। तो यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो सबसे बेस्ट स्मृति है, जो टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी दिखते हैं। वो शूद्रास के लिए बहुत लिबरल है और वुमेंस के लिए बहुत लिबरल है। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है याज्ञवल्क्य की स्मृति। और जो ब्राह्मण्स हैं, जो मैं अभी बता रही थी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो असिस्ट करेंगे किंग को, किस लिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको असिस्ट करेंगे। और यहाँ पर ब्राह्मण्स और मेन जो है वो 3 जो कमीशन बनाने हैं, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं और 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं। और ये लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे ताकि जो किंग है वो अपने राइट पाथ पे रहे और सही से लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सके। उसके साथ ही यहाँ पर जज की क्वालिफ़िकेशन भी बताई है कि जज कौन हो सकता है जो लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे एंशिएंट इंडिया के, जो लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस से रिलेटेड थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।